welcome back to my channel. I am Shruti and we will be starting lesson number 6 of Geography Manufacturing Industries. अब आप देखिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. What is the meaning of manufacturing? Let us discuss first the meaning of manufacturing. मैन्युफैक्चरिंग का मतलब देखते हैं. Manufacturing means conversion of raw materials into final goods. Final goods means useful goods. इसका मतलब है जो रॉ मटेरियल्स हैं इनकी जो यूटिलिटी है यानी यूज जो है वो बहुत कम होता है. एज हम सिर्फ रॉ मटेरियल्स को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, इसलिए इनको क्या करना पड़ता है, कन्वर्ट करना पड़ता है किन चीजों में, फाइनल गुड्स में यानी यूजफुल गुड्स में. तो रॉ मटेरियल्स की लेस यूटिलिटी और वैल्यू होती है, जबकि फाइनल और यूजफुल गुड्स की मोर यूटिलिटी एंड वैल्यू होती है. यानी यूटिलिटी मीन्स इट इज द यूज ऑफ रॉ मटेरियल इज लेस and the final goods or the useful goods is more. तो इसका मतलब है किसी भी रॉ मटेरियल को यूज करने से पहले उसका कन्वर्जन करना पड़ता है यूजफुल प्रोडक्ट्स में. इज दैट क्लियर? तो इसका जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए आयरन ओर को या आयरन को हम डायरेक्टली यूज नहीं करते. इसको किस में अगर हमें यूज करना है तो इसको कन्वर्ट करना पड़ता है जो भी रिक्वायर्ड मटेरियल. फॉर एग्जाम्पल इट इज कन्वर्टेड इनटू स्टील to be more useful for human beings. तो आयरन को स्टील में कन्वर्ट करना दैट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग. और ये कहाँ होता है, कुछ एक इंडस्ट्रीज में होता है. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में यही काम होता है. इट कन्वर्ट्स द रॉ मटेरियल्स इनटू फाइनल गुड्स. तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो हैं वो हमारे लिए बहुत यूजफुल है. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्योंकि हमारे लिए यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाती हैं, इसलिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा यूजफुल है. लेट अस डिस्कस द मेन इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. फर्स्ट इज इट कन्वर्ट्स यूजफुल प्रोडक्ट्स इनटू रॉ मटेरियल्स इनटू यूजफुल प्रोडक्ट्स. यानी यूजफुल प्रोडक्ट्स फॉर्मेशन, ज़्यादा ज़रूरी प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है, बनती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में. इट जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट. जनरेट यानी बढ़ाता है एम्प्लॉयमेंट के स्कोप्स, यानी ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है. इट इंक्रीजेज नेशनल अर्निंग्स. नेशनल अर्निंग्स देखिए किसी भी देश के लिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस भी देश में नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ज़्यादा होंगी इसका मतलब है कि उस देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा होगा, लोगों को ज़्यादा रोज़गार एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, जिसकी वजह से हमारे देश का या किसी भी देश का जो अर्निंग्स हैं, इनकम है, वो बढ़ेंगे. तो इसका मतलब है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो हैं वो नेशनल अर्निंग्स भी बढ़ाती है. लोकल एंड फॉरेन ट्रेड. इट एनहांसेस लोकल एंड फॉरेन ट्रेड. जो भी इंडस्ट्रीज में चीज़ें बनती हैं वो या तो हमारे देश के लोगों के द्वारा या फिर दूसरे देश में एक्सपोर्ट कर दी जाती हैं. तो इसका मतलब है हमारे लोकल मार्केट्स के लिए या लोकल ट्रेड के लिए भी इंडस्ट्रीज ज़रूरी हैं और साथ ही फॉरेन ट्रेड के लिए भी इंडस्ट्रीज ज़रूरी हैं. दैट मीन्स द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एनहांसेस लोकल एंड फॉरेन ट्रेड. नेक्स्ट इज इट इंक्रीजेज इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी. जैसे मैंने आपको बताया जब एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा लोगों को मिलेगी इसका मतलब है उनकी इनकम बढ़ेगी. जब किसी भी कंट्री के ह्यूमन बींग्स को एम्प्लॉयमेंट मिलती है या इनकम बढ़ती है उनकी, तो इसका मतलब है उस कंट्री का नेशनल अर्निंग भी बढ़ रहा है. और नेशनल अर्निंग का मतलब, बढ़ने का मतलब है कि इकोनॉमिकली प्रॉस्पेरस हो रहा है वो कंट्री. इकोनॉमिकली प्रॉस्पेरस का मतलब रिच हो रहा है. तो इसका मतलब है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो हैं वो किसी भी देश को इकोनॉमिकली प्रॉस्पेरस भी बनाती हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री. Industries can be classified into 4 categories. First is on the basis of size, यानी कि इंडस्ट्री का साइज क्या है. On the basis of nature of finished products, finished products जो है वो किस काम के लिए यूज किए जा रहे हैं. On the basis of source of raw materials, यानी उस इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है. And on the basis of ownership, उस इंडस्ट्री का
मालिक कौन है, ओनर कौन है, तो इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ साइज। ऑन द बेसिस ऑफ साइज जो है, इसका मतलब है कि कितनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट है किसी भी इंडस्ट्री में, कितना एरिया है जिस जगह पर ये लगाया गया है वो कितना है, इसके अलावा जो प्रोडक्ट्स यहाँ पर मैन्युफैक्चर हो रहे हैं वो कितने अमाउंट में हो रहे हैं। तो साइज के अकॉर्डिंगली दीज इंडस्ट्रीज कैन बी सब डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। फर्स्ट इज कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्री, सेकेंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड थर्ड इज लार्ज स्केल इंडस्ट्री। अब ये क्या है ये देखते हैं। फर्स्ट, कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्री क्या होती है। ये इंडस्ट्री जो है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है मैन्युफैक्चरिंग की, यानी कि कई बार ऐसा होता है ये इंडस्ट्री जो है वो अपने घर पर ही रहकर जो मैन्युफैक्चरर है वो अपना काम करता है। कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्री का में फैमिली मेंबर्स और पूरी फैमिली जो है वो इस मैन्युफैक्चरिंग के काम में शामिल हो जाती है। दे ऑल पार्टिसिपेट इन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़। बहुत ही स्मॉलेस्ट यूनिट है, कम कैपिटल की मदद से ये इंडस्ट्री चलाई जाती है, आमतौर पर मोस्टली इन होम्स ओनली। ओके, तो इसके एग्जाम्पल्स देखिए। पॉटर, आपने देखा होगा जो मिट्टी के बर्तन बनाने वाला पॉटर होता है वो अपने घर पर ही रह के काम करता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है। उसके बाद ब्लैक स्मिथ, ब्लैक स्मिथ का मतलब है लोहार। लोहार भी जो छोटी छोटी चीज़ें बनाता है वो अपने घर पर ही रह के या आसपास कोई छोटी सी जगह लेकर वहाँ पर आयरन पार्टिकल्स बनाता है, आयरन थिंग्स बनाता है। वीवर, वीवर का मतलब है बुनाई करने वाला, जो कपड़े बुनते हैं वो वीवर्स वो भी अपने घर पर ही रह के अपनी फैमिली मेंबर्स की मदद से मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं। तो इसका मतलब है कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्री में मोस्टली फैमिली मेंबर्स जो है वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं और साथ ही बहुत ही छोटे कैपिटल में और छोटे एरिया में ये इंडस्ट्रीज होती हैं। नेक्स्ट इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। इस स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में क्या होता है कि अपने घर को छोड़कर वो कुछ दूरी पर लोकल मार्केट में ही कोई एरिया ले लेते हैं, कोई जगह ले लेते हैं। आमतौर पर छोटा गोडाउन या फिर छोटी शॉप ले ली जाती है जहाँ पर की मैन्युफैक्चरिंग होती है। अब ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में थोड़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है कॉटेज इंडस्ट्रीज से, साथ ही कुछ जो मैन्युफैक्चरर है वो कुछ वर्कर्स भी हायर कर लेता है, उनको काम पर रख लेता है, जिसकी मदद से वो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज करता है। दैट मीन्स द एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड द मैन्युफैक्चरर हायर्स सम ऑफ द पीपल to do the manufacturing activities and only a small capital, very small nahi, small capital is invested in this small scale industry. इसके examples देखिए। पेपर गुड्स, कागज की बनी हुई चीजें जो है वो एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का एग्जाम्पल है। इसके अलावा टॉयज मैन्युफैक्चरिंग, फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से मैन्युफैक्चर्ड आर्टिकल्स हैं। नेक्स्ट इज लार्ज स्केल इंडस्ट्री। लार्ज स्केल इंडस्ट्री नाम से ही पता चल रहा है, जो कि बहुत ही लार्ज स्केल पर लगाई जाती है, लार्ज एरिया में विद लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड लॉट्स ऑफ पीपल आर एंगेज्ड इन दिस लार्ज स्केल इंडस्ट्री। बहुत सारे लोग, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट और बहुत बड़े एरिया में ये इंडस्ट्रीज लगाई जाती हैं। मेनली जो वर्क है वो उस इंडस्ट्री के कैंपस में ही पूरा किया जाता है और साथ ही इस लार्ज स्केल इंडस्ट्री में कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज भी बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड होती हैं। एग्जाम्पल इस लार्ज स्केल इंडस्ट्री के देखें, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। देखिए आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो है वो एक लार्ज स्केल इंडस्ट्री है, क्योंकि आयरन जो है एक रॉ मटेरियल दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए और बेसिक प्रोडक्ट है आजकल प्रेजेंट टाइम्स में, इसलिए आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज अ लार्ज स्केल इंडस्ट्री। इसके अलावा टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज ऑल्सो अ लार्ज स्केल इंडस्ट्री। बहुत बड़ी बड़ी मिल्स होती हैं जहाँ पर कि टेक्सटाइल्स का मैन्युफैक्चरिंग होता है। इसके बाद है हैवी मशीन्स और टूल्स बनाने की जो इंडस्ट्री होती है, दैट इज ऑल्सो अ लार्ज स्केल इंडस्ट्री। तो ये 3 इंडस्ट्रीज थी जो कि ऑन द बेसिस ऑफ साइज हम कैटेगराइज कर सकते थे।
cottage and household, small scale and large scale. Next type of industry is on the basis of nature of finished products. यानी कि किसी भी इंडस्ट्री में जो यूजफुल प्रोडक्ट या फिनिश प्रोडक्ट बन रहा है वो किस लिए यूज हो रहा है. Next, this industries can be classified into two groups. First is basic industry and second is consumer goods industry. अब basic industries क्या है? Basic industries are those industries in which the finished product is used as the रॉ मटेरियल फॉर अदर इंडस्ट्रीज. यानी कि इस इंडस्ट्री का जो फिनिश्ड गुड है यानी तैयार माल है, तैयार सामान है, वो दूसरी इंडस्ट्रीज के द्वारा एज रॉ मटेरियल यूज किया जाता है. एग्जाम्पल के लिए देखिए, आयरन और स्टील इंडस्ट्री, कॉपर स्मेल्टिंग. आयरन और स्टील इंडस्ट्री में जो भी आयरन और स्टील मैन्युफैक्चर होता है, ऐसा नहीं होता कि वो एज इट इज यूज कर लिया जाता है. तो उनके लिए दूसरी इंडस्ट्रीज जो हैं वो बनाई गई हैं जो आयरन गुड्स बनाती है या स्टील के यूटेंसिल्स या स्टील के जो भी पार्ट्स बनाए जाते हैं वो जो है वो आयरन और स्टील इंडस्ट्री से आयरन और स्टील जो है एज रॉ मटेरियल कलेक्ट करते हैं. क्लियर? तो और साथ ही इसका मतलब है आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो है वो एक बेसिक इंडस्ट्री है दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए, क्योंकि ये आयरन और स्टील इंडस्ट्री प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर अदर इंडस्ट्रीज. नेक्स्ट इज कॉपर स्मेल्टिंग. कॉपर स्मेल्टिंग इंडस्ट्री में क्या होता है, कॉपर में जो इम्प्योरिटीज होती हैं उनको अलग किया जाता है बाय हीटिंग और सम एनी साइंटिफिक मेथड. तो कॉपर स्मेल्टिंग जो है वो एक बेसिक इंडस्ट्री है, लेकिन जो कॉपर यूटेंसिल्स बनाने की इंडस्ट्री है दैट इज कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री. इसका मतलब है इस इंडस्ट्री में जो कॉपर को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसको प्योरेस्ट फॉर्म दी जाती है, वो एज रॉ मटेरियल, यानी जो प्योर कॉपर है वो इस इंडस्ट्री का फिनिश गुड है, लेकिन उस प्योर कॉपर को जो दूसरी इंडस्ट्री एज रॉ मटेरियल यूज कर रही है वो कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री हो जाएगी. तो बेसिक इंडस्ट्रीज प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू अदर इंडस्ट्रीज. नेक्स्ट इज कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री. कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज क्या है, नाम से ही पता चल रहा है कि the finished products of these industries are used by the consumers only, directly by the consumers. जिस भी इंडस्ट्री के फाइनल प्रोडक्ट्स या फिनिश प्रोडक्ट्स, तैयार सामान कंज्यूमर्स के द्वारा या हमारे द्वारा यूज किया जाता है, दैट आर नोन एज कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री. फॉर एग्जाम्पल एडिबल ऑयल, जो कुकिंग ऑयल है वो कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री का पार्ट है, क्योंकि एडिबल ऑयल इज डायरेक्टली यूज्ड बाय द कंज्यूमर्स. टी इंडस्ट्री, ब्रेड इंडस्ट्री, सोप इंडस्ट्री, जहाँ भी ये चीज़ें बन रही हैं वो कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री. इसके अलावा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की जो इंडस्ट्रीज होती हैं, जहाँ या मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है, ये सब क्या है, कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज है, बिकॉज द फिनिश प्रोडक्ट्स ऑफ दीज इंडस्ट्रीज आर यूज्ड बाय कंज्यूमर्स. नेक्स्ट टाइप ऑफ इंडस्ट्री इज ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि जो इंडस्ट्रीज हैं उनका रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है, क्या सोर्स है उनका. इन दिस टाइप ऑफ इंडस्ट्री इज सब डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स: एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री एंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री. चलिए इनको देखते हैं. एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, the raw materials in these industries are collected from agricultural goods. एग्रीकल्चर से जो भी रॉ मटेरियल्स कलेक्ट किए जाते हैं जिन भी इंडस्ट्रीज में, those are known as agro based industries. एग्जाम्पल के लिए टी, शुगर, कॉटन टेक्सटाइल, ब्रेड, फ्लोर मिल, ये सब क्या है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, क्योंकि इनके जो रॉ मटेरियल हैं वो एग्रीकल्चर से ही प्राप्त होते हैं. नेक्स्ट इज forest based industries are those industries whose raw materials are collected from forests. जिन भी इंडस्ट्रीज के रॉ मटेरियल्स जो हैं फॉरेस्ट से आते हैं, दैट आर नोन एज फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज. एग्जाम्पल के लिए फर्नीचर के लिए वुड कहाँ से आती है, फॉरेस्ट से आती है.
पेपर गुड्स, इस पेपर के लिए वुड पल्प कहाँ से आता है? फॉरेस्ट से आता है। मेडिसिन, बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जो कि फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को यूज करती हैं। इसका मतलब है जिन भी इंडस्ट्रीज में फॉरेस्ट से रॉ मटेरियल्स लिए जाते हैं दैट आर नोन एज फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट इज एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री। अब आपको समझ आ गया होगा कि एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री क्या है। These industries use animal products as raw material। ये सब इंडस्ट्रीज, एनिमल बेस्ड इंडस्ट्रीज जो हैं वो अपने रॉ मटेरियल्स एनिमल गुड्स से कलेक्ट करती हैं। वेदर इट इज अ मिल्क इंडस्ट्री जो मिल्क प्रोडक्ट्स बनाने वाली इंडस्ट्री है, या फिर एग मेकिंग, एग से जो भी चीजें बन रही हैं वो भी एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री है। लेदर गुड्स कहीं बन रहे हैं वो भी एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री है। दैट मीन्स द इंडस्ट्रीज दैट यूज एनिमल प्रोडक्ट्स एज रॉ मटेरियल आर एनिमल बेस्ड इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट इंडस्ट्री, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। दीज इंडस्ट्रीज यूज मिनरल्स एज देयर रॉ मटेरियल। जो भी इंडस्ट्रीज जो हैं वो मिनरल्स अपने रॉ मटेरियल्स के रूप में यूज कर रही हैं दैट आर नोन एज एनिमल बेस्ड इंडस्ट्रीज। एग्जाम्पल के लिए देखिए, आयरन और स्टील जो है वो, आयरन जो है वो एक मिनरल है और आयरन और स्टील इंडस्ट्री में आयरन ओर यूज हो रहा है, दैट मीन्स इट इज अ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। या फिर पेट्रोकेमिकल्स में पेट्रोलियम यूज हो रहा है, दैट इज ऑल्सो अ मिनरल, that means petrochemical industry is also a mineral based industry। सीमेंट जो है वो भी एक मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है। इसके अलावा किसी भी टूल्स या मशीन्स को बनाने में जो भी मिनरल यूज हो रहा है, कॉपर यूटेंसिल्स जो हैं वो भी एक मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है। तो इसका मतलब है द इंडस्ट्रीज दैट यूज मिनरल्स एज देयर रॉ मटेरियल आर मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट, लास्ट टाइप ऑफ इंडस्ट्री इज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, यानी कि किसी भी इंडस्ट्री का मालिक या ओनर कौन है। These are subdivided into 4 types. First is public sector, second is private sector, third is joint sector, and fourth is cooperative sector. Public sector industries are those industries whose ownership are in the hands of government। जिस भी इंडस्ट्री के ओनरशिप जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, यानी गवर्नमेंट के अंडर जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, दोज आर पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज। बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिसका मालिकाना हक जो है किसी एक इंडिविजुअल या किसी एक फैमिली के पास नहीं है, उनको सबको पब्लिक सेक्टर यूनिट्स कहा जाता है। उनके मालिक जो है वो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट और उसके अलायंसेस। इसमें भिलाई स्टील प्लांट जो है वो एक पब्लिक सेक्टर स्टील प्लांट है, यानी कि गवर्नमेंट के अंडर ये स्टील प्लांट है जहाँ पर कि स्टील की मैन्युफैक्चरिंग होती है। उसके बाद BHEL एक इंडस्ट्री है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। ये जो है यहाँ पर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, कुछ एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो ये भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड जो है ये भी एक पब्लिक सेक्टर यूनिट है, यानी गवर्नमेंट इसकी ओनर है। Clear? तो public sector industries are those industries whose those ownership are in the hands of government. Next is private sector. प्राइवेट सेक्टर, अब देखिए पब्लिक सेक्टर का ओनरशिप गवर्नमेंट के हाथों में था, प्राइवेट सेक्टर का ओनरशिप जो है वो एक इंडिविजुअल या एक फैमिली के अंडर होता है, यानी जो मालिक होते हैं पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर यूनिट्स के, वो एक या तो इंडिविजुअल होगा, एक व्यक्ति, या फिर उसके फैमिली मेंबर्स होंगे। तो ये प्राइवेट सेक्टर ऐसा भी हो सकता है कि पार्टनरशिप में कोई इंडस्ट्री हो, प्राइवेटाइज्ड हो, तो ये सब जो है वो प्राइवेट सेक्टर यूनिट्स हैं। इसमें एग्जांपल देखिए, टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो है वो एक बहुत ही फेमस कंपनी है और इसमें आयरन और स्टील की मैन्युफैक्चरिंग होती है और इसके जो ओनर हैं वो अभी फिलहाल रतन टाटा हैं। तो टाटा इंडस्ट्रीज जो है वो एक प्राइवेट सेक्टर यूनिट है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, रिलायंस का नाम आपने बहुत सुना होगा, और जब से ये रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक जियो नाम का मोबाइल नेटवर्क शुरू किया है तब से ये बहुत फेमस हो गया है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ऑल्सो अ प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री। इसके ओनरशिप जो है वो किसके हाथ में है?
सबको पता है मुकेश अंबानी के हाथों में है। विमल इंडस्ट्री, ये एक क्लॉथ मेकिंग इंडस्ट्री है जो कि मिस्टर विमल के अंडर थी और अब इसके बहुत कम सूटिंग्स और शर्टिंग्स आते हैं, तो ये भी एक प्राइवेट सेक्टर यूनिट है। नेक्स्ट इज जॉइंट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर हो गई गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, प्राइवेट सेक्टर हो गई प्राइवेट यानी इंडिविजुअल और फैमिली अंडरटेकिंग, लेकिन जॉइंट सेक्टर जो है वो ऐसी इंडस्ट्री है whose ownership is in the hands of some individuals and government और कुछ इंडिविजुअल्स के हाथों में एक तरह से पार्टनरशिप होती है और इसी को जॉइंट सेक्टर कहा जाता है, यानी कि दोनों ज्वाइन होते हैं, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर, तो जॉइंट सेक्टर हो गया। तो ओनरशिप ऑफ द जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेटली ओन्ड इंडिविजुअल्स। ये हो गया जॉइंट सेक्टर यूनिट। लास्ट टाइप ऑफ इंडस्ट्री इज कॉपरेटिव। एग्जाम्पल बताते हैं जॉइंट सेक्टर के पहले। मारुति उद्योग लिमिटेड, मारुति की जो कार्स आती हैं, ऑटोमोबाइल्स आते हैं, वो एक जॉइंट सेक्टर है। कुछ परसेंट उसमें गवर्नमेंट का हक है और कुछ परसेंट प्राइवेटली ओन्ड इंडिविजुअल्स का हक है। इसके बाद अलावा अवी ऑयल इंडिया लिमिटेड, ये भी एक जॉइंट सेक्टर यूनिट है जो कि ऑयल प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, जहां पर ऑयल प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। नेक्स्ट इज कोऑपरेटिव सेक्टर। कोऑपरेटिव सेक्टर का मतलब है कुछ एक लोग एक दूसरे की कोऑपरेशन से कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करते हैं और ये इंडस्ट्री जो है वो स्मॉल स्केल भी हो सकती है और लार्ज स्केल भी हो सकती है। अमूल जो है वो एक कोऑपरेटिव सेक्टर का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। गुजरात के आनंद नाम की जगह में कुछ लोगों ने मिल्क प्रोडक्ट्स बनाने शुरू किए जिसका उन्होंने नाम दे दिया अमूल। ये जो अमूल इंडस्ट्री थी वो एक बहुत ही छोटे लेवल पर शुरू हुई थी, स्मॉल लेवल पे शुरू हुई थी, लेकिन अब आपको सबको पता है कि अमूल इंडस्ट्रीज जो हैं वो कितनी ज़्यादा पॉपुलर हो गई है। तो ये एक कोऑपरेटिव सेक्टर, अ ग्रुप ऑफ पीपल कोऑपरेट विद ईच अदर एंड एस्टेब्लिश अ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, दैट इज द कोऑपरेटिव सेक्टर। इसके अलावा श्री महिला गृह उद्योग लिमिटेड जो है वो भी एक कोऑपरेटिव सेक्टर का एग्जाम्पल है। अगर आपने कभी लिज्जत पापड़ खाए हैं तो वो कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री का एक एग्जाम्पल है जो कि किसके द्वारा मैन्युफैक्चर्ड है, श्री महिला गृह उद्योग लिमिटेड के द्वारा। महाराष्ट्र में कुछ एक महिलाओं ने मिलकर इस श्री महिला गृह उद्योग लिमिटेड की स्थापना की और आज ये बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो कि घर में हमारे लिए यूजफुल हैं। नेक्स्ट इज इफ्को, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो इफ्को है ये भी एक कोऑपरेटिव सेक्टर यूनिट है जिसमें फार्मर्स एक दूसरे से ज्वाइन हैं और उनकी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के लिए ये फर्टिलाइजर्स बनाते हैं। तो ये इफ्को भी एक कोऑपरेटिव सेक्टर यूनिट है। सो गाइस, इन दिस लेक्चर we have discussed about the manufacturing industries and their importance, and also we have discussed about the classification of industries. This was lecture 1 of chapter number 6, class 8 geography. For the next part of the chapter, do watch my video and subscribe to my channel for latest updates. Till then, bye bye.